सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा आपके सामने एक न्यूली एडेड टॉपिक है जेईई एडवांस में, जिसका नाम है आपका आरएलसी इन सीरीज अक्रॉस योर डीसी सोर्स। तो हम लोग इसको यहाँ पे बहुत कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। काफी सिंपल और आपका डुएबल टॉपिक है। और आखिरी में हम लोग यहाँ पे कुछ 2 से 3 सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा एंड आप चाहो तो 1.5 1.75 पीपीएस को आप भगा के सुन सकते हो। नीचे आपको टाइम स्टैम्प भी मिलने वाला है। आपको सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। आपके पास यहाँ पे आरएलसी सीरीज में सर्किट है, सीरीज आपके सिलेबस में है, पैरेलल नहीं है। और अक्रॉस में आपके यहाँ पे एक डीसी सोर्स है जिसको हमने यहाँ पे कहा है वी नॉट। इनिशियल कंडीशन आपको जनरली सवाल में क्वेश्चन में मेंशन रहता है। आप यहाँ पे मान के चलिए कि शुरुआत में आपका समय 0 पे सर्किट में कोई भी करंट नहीं था। आपने समय 0 पे सर्किट को क्लोज किया होगा और आपका जो कैपेसिटर है वो शुरुआत में अनचार्ज था। अगर ये 2 इनिशियल कंडीशन है तो इसके अलावा आपके पास तीसरा कंडीशन भी आ जाता है, दैट इज कि अगर हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज 0 है, यानी आपकी शुरुआत में वीसी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर करंट 0 है तो आपका वीआर का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर वीआर 0 है, वीसी 0 है, यानी पूरा का पूरा जो वी नॉट है वो आपको वीएल के बराबर होना चाहिए। तो आप इस वी नॉट को वीएल के बराबर मान सकते हैं समय 0 पे। और सर वीएल क्या होता है? वीएल इज योर एल डी आई बाई डी टी, जो कि यहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। यानी सर एट टी इक्वल्स टू 0 मेरे पास एक और कंडीशन आ जाता है, दैट इज योर वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। अब यहां पे हम लोग किसी जनरल टाइम टी पे, अच्छा सर हमारा इस पूरे सर्किट में हमें क्या निकालना है, मेरा एम क्या है? योर अल्टीमेट गोल शुड बी टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर आपका टाइम टी के साथ आई का रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि आप किसी भी टाइम टी पे करंट आपको पता रहेगा, आपको वी आर वी एल इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू कितना स्टोर्ड है आपको वो भी पता रहेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि टाइम टी आपका जो ये वी नॉट होगा दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, जो आपको यहां पे लिखा हुआ है। सर हमारा वी आर का वैल्यू हो जाएगा आई इन टू आर, वी एल आपका होता है एल डी आई बाई डी टी, राइट। और आपका जो वी सी हो जाएगा दैट इज योर क्यू बाई सी। अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो मेरा ये हो जाएगा आई की जगह आएगा डी आई बाई डी टी, ये आपका हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, और क्यू का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी विच इज नथिंग बट आई इटसेल्फ। आप इस चीज को रीअरेंज करते हो, पूरे तरफ आप एल से डिवाइड कर दोगे तो आपको इस प्रकार का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स शुरू होता है, जो कि बेसिकली इसका डिटेल वर्जन आप अपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हो, बट आपको यहां पे बेसिक चीजें समझाई जाएंगी। हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया, हमको इसका सोल्यूशन पता करना है। ठीक है, अब यहां पे आपका जो आई होता है आप उसे मान सकते हो कि लेट आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम टी। आपने बोला है कि शायद ये इसका सोल्यूशन है ई टू द पावर एम टी, राइट। अगर हम इस आई की वैल्यू जो कि ई टू द पावर एम टी है, अगर ये इसका एक सोल्यूशन है तो आप इसी को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो हमने इसी इक्वेशन में आई की जगह ई टू द पावर एम टी को रखा, तो हमने यहां पे ई टू द पावर एम टी को डबल डिफरेंशिएट करना था, यहां पे एक बार डिफरेंशिएट करना था, और यहां पे हमने आई की जगह e टू द पावर mt रख दिया है। यहां पे आप e टू द पावर mt कॉमन लेके राइट साइड 0 में मिला सकते हो और आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मेट मिलके आने वाला है। आपके पास यहां पे m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, जिसका आपको यहां पे m का 2 रूट्स मिलने वाला है, m1 एंड m2, जो कि हम यहां पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का इस्तेमाल करके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी काम की चीज है। अगर आपके पास यहां पे m1 m2 का ये इक्वेशन निकल के आया है, यानी आपको यहां पे 3 पॉसिबल केसेस बनता है। सबसे पहला केस होता है कि क्या आप, पहला केस आपका m1 m2 रियल रूट्स हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है, जिसके लिए आपका ये जो d की वैल्यू है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा केस आपका रियल रूट्स तो होगा लेकिन इक्वल रूट्स होगा, यानी d की वैल्यू आपको 0 होनी चाहिए। सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? तो भैया ये जो रूट के अंदर जो चीज होती है उसी को आप कहते थे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अच्छा, और m1 एंड m2 आपका हो सकता है कि नॉट रियल हो, यानी कि आपका इमेजिनरी वैल्यूज भी हो सकता है, उसके लिए आपको जो d होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो 3 केसेस बनता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 रिजल्ट भी निकल के आने वाला, और तीनों का ही यहां पे अलग अलग नामकरण भी है। ठीक है, अब चीजों को फॉलो कीजिए बड़े ध्यान से। सबसे पहला केस जो हमने यहां पे पढ़ा था दैट इज योर, अगर मेरा ये जो अंदर का डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, वो कब होगा? जब आपका r/12 का होल स्क्वायर 1/LC से बड़ा होगा।
इस केस को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपका जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, वो सर्किट में बेसिकली डैम्पिंग का काम करता है, वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम से एनर्जी को डिसिपेट करवा रहा होता है। तो यहां पे आपका जो ये आर की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, यानी कि डैम्पिंग आपको बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। अगर आपका केस ओवर डैम्प्ड है तो आपका जो सोल्यूशन होने वाला है वो आपका होगा I इज इक्वल टू, ये आपको याद करने की चीज है इसलिए मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है। आपका जो इसका सोल्यूशन होगा I इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m1t, क्योंकि यहां पे मेरा दो रूट्स निकल के आने वाला है, एक होगा m1 एक होगा m2। m1 आएगा जब आप यहां पे प्लस लोगे, m2 आएगा जब आप यहां पे बीच में माइनस ले लोगे, राइट। तो आपके पास C1 e टू द पावर m1t प्लस C2 e टू द पावर m2t है। तो ये तो सर मेरा आ गया रिजल्ट, लेकिन सर अभी भी मुझे C1 और C2 की वैल्यू नहीं पता है। आपके पास बच्चा यहां पे दो कांस्टेंट्स है, दो अननोन्स है, तो आपको दो इनिशियल कंडीशन पता होना चाहिए। सबसे पहला जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन है दैट इज योर एट t इक्वल्स टू 0 I इज इक्वल टू 0। तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करके इसमें से किसी एक को पता कर पाएंगे, और दूसरे को पता करने के लिए हमें V0 इज इक्वल टू L di बाई dt का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, राइट। इस इक्वेशन और इन दो इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करके आप इसका एग्जैक्ट रिजल्ट पता कर सकते हैं। हम लोग अभी एंड में सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू इसका एप्लीकेशन भी समझेंगे। और अगर हमसे कोई यहां पे करंट वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ पूछता है तो आपको ग्राफ बच्चा कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि शुरुआत में आपका जो करंट था वो तो शून्य था, और बाद में t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी आपका जो करंट है वो आपको जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपका स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद जब कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ चुका है, अब वो सर्किट में करंट फ्लो करने नहीं देगा। तो आपको अल्टीमेटली करंट जीरो होना है। आपको शुरुआत में करंट जीरो है, कभी ना कभी आपको करंट पीक हुआ होगा। तो ये जो है इसका प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। सेकेंड केस आता है जिसको हम लोग कहेंगे जब आपका यहां पे इक्वालिटी होगा, यानी कि आपका रियल रूट्स तो होगा लेकिन आपका सेम रूट्स होने वाला है, राइट। इस केस को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड केस। आपको यहां पे ये कंडीशन, इसका नामकरण क्या है, इसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड केस कहते हैं। और अगर क्रिटिकली डैम्प्ड केस है तो आपको ये जो डब्बे में इक्वेशन है वो तो मस्ट याद होना चाहिए। क्रिटिकली डैम्प्ड के केस में आपका जो करंट होता है दैट इज C1 e टू द पावर mt, क्योंकि यहां पे आपका दोनों रूट्स सेम होगा, यहां पे m1 m2 दोनों की वैल्यू m होने वाली है। और अब ये जो आपका रूट के अंदर का टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका ये दोनों इक्वल है, यानी आपका m1 और m2 दोनों ही आपको -r/12 के बराबर है, ठीक है। इस r/12 का भी एक नाम है, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे, तो चिंता मत कीजिए, सब बताया जाएगा, लेकिन प्रॉपर एक फ्लो में हो रहा है यहाँ पे कहानी। अच्छा सर, अगर मेरे पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन है तो ये मेरा सोल्यूशन होगा, इसको प्लीज याद कर लीजिए, C1 e टू द पावर mt प्लस C2 t है यहां पे लगा हुआ e टू द पावर mt। अभी भी आपके पास यहां पे दो कांस्टेंट्स है C1 C2, m की वैल्यू सर मुझे पता है -r/12 होगी। C1 C2 निकालने के लिए आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस अभी भी होगा, समय शून्य पे करंट की वैल्यू जीरो होगी और V0 की वैल्यू L di/dt होगी, ठीक है। यहां पे भी आपका ग्राफ आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, ओवर डैम जैसा ही यहां पे आपको ग्राफ दिखने वाला है, देखने में लहजा एक जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो यहां पे आपका केस है एंड योर फाइनल केस दैट इज योर अंडर डैम्ड सिचुएशन, यानी कि अगर आपका r/12 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1/LC तो उसे हम कहते हैं अंडर डैम्ड सिचुएशन। और इसमें बच्चा आप ध्यान से देख सकते हो, अब रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो आपको एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है m1 m2 जो आपको रूट्स होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑफ द फॉर्मेट अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। यहां पे अल्फा क्या है, -r/12 प्लस माइनस बीटा क्या होगा, बीटा आपको हो जाएगा बच्चा रूट के अंदर ये जो आपको क्वांटिटी है उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको आयोटा अपने आप में दिखा रहा है अंडर रूट ऑफ -1। तो यहां पे आपका बीटा जो है बेसिकली अब इतना हो जाएगा अंडर रूट 1/LC -r/12 का होल स्क्वायर।
ठीक है सर। अच्छा, तो सर अंडर डैम्प सिचुएशन में मेरा जो दो रूट्स आने वाला है दैट इज अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, और मेरा अल्फा और बीटा क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है। इसका जो आपको सोल्यूशन होता है वो इस डब्बे में आपको लिखा हुआ है। डब्बे में लिखी हुई सारे सॉल्यूशंस आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। ये कहां से आता है, कैसे आता है, ये सब आप जाके पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको ये रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए। इसका रिजल्ट आपको होता है I इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी ब्रैकेट C1 cos बीटा टी प्लस C2 sin बीटा टी। अगेन यहां पे अच्छा अल्फा बीटा तो आपको पता ही है, यहां पे हमने लिख रखा है। सर C1 C2 कैसे निकालेंगे, अगेन वही आपका जो भी इनिशियल कंडीशंस होता है, I इज इक्वल टू 0 समय शून्य पे एंड V नॉट इज इक्वल टू LDI बाई dt, राइट। यहां पे जो आपको ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होने वाला है, यानी कि आपको ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन इसका जो पीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो समय के साथ घटता जाएगा और ये भी आपको एट द एंड ऑफ द डे जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। यानी कि सर जो ऑसिलेटिंग ग्राफ है वो सिर्फ हमको अंडर डैम्प में दिखेगा, ओवर डैम्प एंड क्रिटिकली डैम्प्ड में आपको ऑसिलेटिंग ग्राफ नहीं दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा हो गया तीनों केसेस। इसके अलावा जो आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, ये जो R/12 है इसका एक स्पेशल नाम होता है दैट इज कॉल्ड योर डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। और हमारा एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड योर जीटा, इसका सिंबल आपको कुछ इस प्रकार का है, इसे आप डैम्पिंग रेशियो या फिर डैम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं। जीटा आपको होता है R/12 अपॉन 1/√LC, राइट, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखने वाला है। यहां से एक और चीज आप इन्फरेंस निकाल सकते हैं, वो क्या है, देखो ये सब चीजें क्या है ना, देखी देखी रहनी चाहिए। हो सकता है कि आपको जब आईआईटी में इसका सवाल आए तो किसी पैराग्राफ टाइप में आ जाए, कोई कहानी की फॉर्मेट में आ जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका ये सब चीज देखा देखा रहेगा तो आप वहां पे पैनिक नहीं करोगे, आप वहां पे घबराओगे नहीं। ध्यान से देखना, आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना था, उस अंडर रूट के अंदर आपको चीज क्या लिखी हुई थी, R/12 का होल स्क्वायर माइनस 1/LC। सपोज कीजिए आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ये कौन सा केस था, ट्राई टू रिकॉल, ये था आपको बच्चा ओवर डैम्प्ड केस। अगर मेरा D 0 से बड़ा है यानी कि आपका R/12 का होल स्क्वायर 1/LC से बड़ा है, यानी कि सर आपका R/12 जो है इट इज मोर देन 1/√LC। अगर मेरा R/12 इस वाले टर्म से बड़ा है तो क्या हम जीटा को 1 से बड़ा नहीं बोल सकते। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है यानी कि आपका जीटा 1 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो वो तीन केसेस है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड या क्रिटिकली डैम्प्ड, हम उसको जीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपका जीटा 1 से बड़ा होता है यानी वो आपका ओवर डैम्प्ड केस है, अगर आपका जीटा 1 के बराबर है यानी वो क्रिटिकली डैम्प्ड केस है, और अगर आपका जीटा 1 से छोटा है तो वो आपका अंडर डैम्प्ड केस है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अब चलिए हम लोग सीधे यहां पे चलते हैं एग्जाम्पल पे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर आके इसका यहाँ पे आप डिस्कशन को सुनिए और देखिए। बड़ा सिंपल है, सुन के आपको लगेगा कि सही, तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ी सी मैथमेटिक्स। आपके सामने यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है 100 ओम 2.5 हेनरी एंड 1 मिली फैरेड। ये 25 वोल्ट का आपको एक बैटरी है और हमको इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि भैया समय शून्य पे करंट भी 0 है और आपको कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 है। हमको कहता है कि बताइए व्हाट इज द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि अगर मैंने एक बार करंट निकाल लिया, आपसे सवाल में फिर कुछ भी पूछ ले हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, बड़ा सिंपल सा कहानी है। सबसे पहले तो एक बार ये ना चेक कर लो कि भैया ये कौन सा केस है। तो आपको R/12 होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, यहां पे डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपको निकल के आया 400, यानी कि R/12 की वैल्यू 20 रही होगी, 20 का स्क्वायर 400। आपने 1/LC सॉल्व किया, ये भी 400। भैया ये कौन सा केस है, ये आपको केस 2 है जहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, यानी कि ये आपका हो जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड केस में आपका सोल्यूशन कैसा दिखना चाहिए था, C1 e टू द पावर mt प्लस C2 t e टू द पावर mt। और क्रिटिकली डैम्प्ड में m की वैल्यू क्या होती थी, रूट्स क्या होता था, माइनस R/12। सर R/12 की वैल्यू 20 थी तो ये आपको हो जाएगा -20। सर मेरा m का वैल्यू आ गया, अब दूसरा क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस। सबसे पहला आपका कंडीशन है समय शून्य पे करंट की वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन में t को 0 पुट करो और करंट को भी 0 पुट करो। भैया अगर t को 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहां पे आपको बचेगा सिर्फ C1, यानी C1 इज इक्वल टू 0 जो यहां पे लिखा हुआ है। तो सर पहले कंडीशन से C1 की वैल्यू तो 0 आ जाती है, राइट, यानी आपका करंट हो जाता है चुपचाप से C2 t e टू द पावर mt।
अब हमें सर C2 की वैल्यू चाहिए, राइट? इसके लिए हमारे पास ये एक और इनिशियल कंडीशन है, ठीक है? अब सबसे पहले मेरी बात को समझो, आपका C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी करंट की जो वैल्यू है वो चुपचाप से C2t e टू द पावर mt है। पहले तो di बाई डी टी कैलकुलेट करो, हमको वो चाहिए रहेगा। di बाई डी टी यानी कि ये जो आपका फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, यहां पे t है, e टू द पावर mt है, तो लगाइए प्रोडक्ट रूल। C2 को बाहर रखा है और यहां हमने लगा दिया है प्रोडक्ट रूल से, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। मेरे पास di बाई डी टी आ गया है। अब क्या करना है, v नॉट इज इक्वल टू एल बाई डी आई बाई डी टी के इक्वेट कर देंगे। तो यहां पे v नॉट की वैल्यू कितनी है 25, L की वैल्यू है 2.5, di बाई डी टी क्या है ये वाला इक्वेशन, तो यहां पे C2 की जगह C2 लिखा है और यहां पे t को क्या पुट कर देंगे 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशन की बात की जा रही थी। तो भैया अगर आपने t की जगह यहां पे 0 पुट किया तो e की पावर 0 ये 1 हो गया है, और यहां पे तो t खुलेआम घूम रहा था तो t को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया है। तो यहां से आपका देखिए C2 की वैल्यू निकल के आ जाती है 10। आपके पास C2 आ गया है, यानी आपका करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा 10t e टू द पावर माइनस 20t। ये मेरा आ गया है करंट का इक्वेशन। इसके बाद आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, हाँ, लेकिन वही पूछेगा जो आपके परव्यू में हो, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका सेकंड एग्जांपल है। अगर आपने एग्जांपल 1 को समझा है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहा है। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, चेक करो कि आपका ये कौन सा कैटेगरी था। हमने r/12 का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो 200 का स्क्वायर यानी कि इतना आता है। 1/LC सॉल्व किया तो वो आपको 20 × 10⁴ आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये वाला जो टर्म है वो 20 × 10⁴ से छोटा है, यानी ये आपको थर्ड कैटेगरी है, दैट इज योर अंडर डैम्ड सिचुएशन। और अगर सर ये अंडर डैम्ड सिचुएशन है तो हमारा रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा के फॉर्मेट का। तो आपको अल्फा चाहिए, आपको बीटा चाहिए। सर मेरी अल्फा की वैल्यू होती है -r/12 यानी कि -200। r/12 तो 200 ही तो था, तो -200, और बीटा मेरे को होता है √1/LC माइनस r/12 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/LC था आपको इतना और ये वाला टर्म इतना है, दोनों को माइनस करके अंडर रूट किया तो ये आपको 400 निकल के आ जाएगा। मेरे पास अल्फा है, मेरे पास बीटा है, तो हमको इसका रिजल्ट कैसे होता था, I इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा टी ब्रैकेट C1 cos बीटा टी प्लस C2 sin बीटा टी। हमने इसको यहां पे लिख दिया है। अब C1 और C2 की वैल्यू चाहिए तो इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सबसे पहला कंडीशन, समय 0 पे करंट 0 है, तो यहां पे हमने t = 0 I को 0 पुट करना। तो इस पूरे इक्वेशन में I की जगह लिखिए यहां पे 0, और जब आप t को 0 पुट करेंगे ना तो यहां पे तो t को 0 पुट किया तो ये तो 1 हो गया, राइट? यहां पे अगर साइन वाले में अगर आपने t को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, सिर्फ C1 बचेगा। तो सर C1 की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि आपका जो करंट का इक्वेशन अब बच रहा है वो सिर्फ C2 के टर्म्स में बच रहा है, क्योंकि मेरा C1 तो 0 हो गया है। तो ये आपको हो जाएगा C2 e टू द पावर माइनस 200t sin 400t, ठीक है? ये इक्वेशन आपको देखा देखा लग रहा है। आपने कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को अपने जेईई मेंस लेवल पे आपने जब एसएचएम का डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो हम लोग सिर्फ यही और यही कैटेगरी पढ़ते हैं, यानी आपने कहीं ना कहीं अंडर डैम्ड ऑसिलेशन ही पढ़ा है, राइट? चलिए इसको समझते और सर C2 की वैल्यू चाहिए। अब क्या करना चाहिए, हमारा सेकंड दैट इज योर V नॉट इज इक्वल टू L di बाई डी टी। उसके लिए आपको di बाई डी टी चाहिए होगा, तो पहले चुपचाप di बाई डी टी सॉल्व कर लो। di बाई डी टी तो भैया e टू द पावर माइनस 200t sin 400t लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे देखिए हमने बड़े प्यार से लगाया है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। C2 को कांस्टेंट था उसको बाहर रखा है। अब 100 यानी कि V नॉट इज इक्वल टू L di बाई डी टी करना था। 100 इज इक्वल टू L की वैल्यू 0.1 C2, अच्छा ये है ना पूरा L di बाई डी टी। समय 0 की कहानी थी, इस RHS में जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा सिर्फ C2 ब्रैकेट 0 + 400 बचने वाला है। चाहो तो चेक कर लो, इसको सॉल्व किया C2 आता है 2.5 और ये रहा मेरा फाइनल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2.5, राइट? ये था ना C2 इतना, तो C2 की जगह लिख दिया हमने यहां पे 2.5 e टू द पावर माइनस 200t sin 400t।
राइट। सो ये देखिए आप, बड़ा ही डुएबल एंड स्टेप बाय स्टेप आपका यहां पे फॉर्मेट है। नोट क्या है, मैंने यहां पे फिर से आपको लिख दिया है कि हमारा मेन एम था करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, बिकॉज अगर आईटी आ जाता है आप चार्ज निकाल सकते हो बाई इंटीग्रेटिंग, आप यहां पे वीएल निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का फंक्शन क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एल डी आई बाई डी टी कर दीजिए, आपका वी आर कितना होगा, आई इन टू आर हो जाएगा। सो आई होप आपको सभी चीजें यहां पे समझ में आई है, एंड डू हिट दैट लाइक बटन। आप चाहो तो कमेंट करके लिखिए कि आपको ये कितना अच्छा लगा, कैसा समझ में आया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके अलावा। एंड हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।